मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। इसको हम बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया भी बोलते हैं। जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया होता है उसमें क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो जाती है, यानी कि जो मेल पेशेंट है उनमें क्या प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो जाती है। इसमें मेनली जो पेशेंट होते हैं वो मोर देन 50 ईयर्स होते हैं, यानी कि जो अडल्ट होते हैं और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें ये रेयरली देखने को मिलती है, लेकिन ज़्यादातर ये किसमें देखने को मिलती है, जो मोर देन 50 ईयर्स हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, जब प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो जाती है तो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर प्रेशर होता है, क्योंकि क्या है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट होगी तो क्या ऊपर वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर प्रेशर डालेगी, वहाँ पे वो एक्सटेंड हो जाएगी और इस तरह से क्या है, जो आउटफ्लो है यूरिन का उसमें क्या ऑब्स्ट्रक्शन आएगी और जो वेसिकल ओरिफिस है वहाँ पे भी क्या ऑब्स्ट्रक्शन होएगी, जिसकी वजह से क्या है, जो आउटफ्लो है यूरिन का वहाँ पे प्रेशर पड़ने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी और जिसकी वजह से वहाँ से यूरिन आउटपुट अच्छे से नहीं होगी। इस कंडीशन को हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एनलार्जमेंट होती है और क्या है, हाइपरट्रोफी या फिर हाइपरप्लेसिया हो जाता है किसका, प्रोस्टेट ग्लैंड का। जो मोस्टली कॉमन जो डिजीज देखी जाती है मेल अडल्ट्स में यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर, तो उसमें क्या है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया ही देखने को मिलती है। जो मेल पेशेंट होते हैं उन, यानी कि जो भी मेल होते हैं, मेल्स में लगभग जैसे 100 में से 50% मेल्स को ये कंडीशन होती है ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ऑफ दिज मैन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम विल हैव बोथरजम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, और उनमें क्या है, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है कि जो नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो इस तरह की होती है। देखो यहाँ पे क्या ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, और ये क्या रास्ता है, पाथवे ऑफ यूरिन फ्लो। यहाँ पे ये क्या यूरेथ्रा है और यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है और यूरिन हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होता है। लेकिन जब प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो जाती है तो क्या होता है, देखो ब्लैडर है, यूरिन है उसके अंदर, यूरेथ्रा भी अपनी जगह पे, लेकिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी एनलार्जमेंट होगी और एनलार्जमेंट होने की वजह से जो रास्ता था उसमें क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आउटफ्लो जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता। अगर यहाँ अब क्या है, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो उसमें क्या है, यहाँ पे क्या नॉन कैंसरस सेल्स जो होती है, यानी कि नॉन कैंसर, बिना कैंसर वाले सेल्स की इंक्रीजमेंट होती है प्रोस्टेट ग्लैंड में, जिसमें क्या होता है, जो प्रोस्टेटिक स्टोरमा होती है और एपिथेलियल सेल्स होती है उनकी एनलार्जमेंट हो जाती है। जो कौन सी होती है, स्टोरमा, यानी कि जो स्मूथ सेल्स होते हैं, स्मूथ बसल सेल्स प्रोस्टेट ग्लैंड की, और जो एपिथेलियल सेल्स होती है उनकी इंक्रीजमेंट हो जाती है, जैसे ही क्या होता है उसकी सेल इंक्रीज होती है और उसकी वजह से क्या है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो लार्ज इन साइज हो जाती है और लार्ज होने की वजह से क्या है, फिर वहाँ पे फेयरली डिस्ट्रैक्ट नोड्यूल्स इन ट्रांजिशनल जोन ऑफ प्रोस्टेट विच पुश ऑन एंड नैरो द यूरेथ्रा रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। इसमें क्या कहता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वहाँ पे सेल्स की, नॉन कैंसर सेल्स की इंक्रीजमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से स्टोरमा सेल्स और एपिथेलियल सेल्स है उनमें भी इंक्रीजमेंट हो जाती है और उनमें इंक्रीजमेंट होएगी तो क्या है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी क्या होएगी, हाइपरट्रोफी हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होएगा, जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पे भी क्या है, प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर होने की वजह से जो यूरेथ्रा का रास्ता है वहाँ पे क्या वो नैरो हो जाएगा। मैंने आपको पीछे भी दिखा रखा है कि जो रास्ता है, देखो यहाँ पे जो रास्ता वो क्या है, नैरो हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट होने की वजह से रास्ता जो वो नैरो हो जाता है और नैरो होने की वजह से यूरिन की आउटपुट अच्छे से नहीं होगी। यहाँ पे मैंने यही शो कर रखा है कि एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट इन द नंबर और साइज ऑफ एपिथेलियल सेल्स एंड स्टोरमा टिश्यू, यानी जो हमारी जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसके अंदर स्टोरमा टिश्यू और एपिथेलियल सेल्स की इंक्रीजमेंट होने की वजह से और सेल्स की भी इंक्रीजमेंट होने की वजह से उनका साइज भी और उनके नंबर भी इंक्रीज होंगे सेल्स के, उसकी वजह से क्या प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो वो एनलार्ज हो जाएगी, वहाँ पे हाइपरप्लेसिया हो जाएगा। अब क्या है, उसके बाद चांसेस कितने होते हैं, जो मैन होते हैं उनमें मोर देन 50 ईयर्स जब वो हो जाते हैं तो उसमें 50% चांसेस होते हैं कि उनको क्या है, बिनाइन प्रोस्टेट ग्लैंड की डिजीज हो सकती है, और जो मोर देन 80 ईयर्स होते हैं उनको 90% चांसेस हो जाते हैं कि उनमें ये वाली डिजीज हो सकती है। उसके बाद है इटियोपैथोजेनेसिस, यानी कि किस कारण से होती है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो क्या होगा, चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ द प्रोस्टेट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज एंड्रोजन लेवल,
इसमें क्या कहता है कि जो भी सेल्स में इंक्रीजमेंट हुई है या फिर साइज बढ़ा है, वहाँ पे शेप बढ़ी है, वो किसके कारण है? मेनली जब एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। एंड्रोजन का लेवल मेनली 52 अबो ईयर्स होने के बाद वो इंक्रीजमेंट हो जाती है इन मेल पेशेंट्स। वहाँ पे क्या होएगा, जब एंड्रोजन लेवल है, जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, वो इंक्रीज होगा तो उसके साथ में क्या है, एस्ट्रोजन का अमाउंट भी वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। और जब मेल के अंदर अगर एस्ट्रोजन का अमाउंट इंक्रीज होगा तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीजनेस वहाँ पे आ जाएगी। देखो एंड्रोजन का लेवल क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। उसके साथ में क्या होएगा, जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन का भी क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होएगा, जो 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम है, क्या है, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम है, उसमें एलिवेशन हो जाएगी। ये वाला एंजाइम क्या, वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो चेंज होता है किसमें, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता है वो मेनली क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट करा देता है। जो मेनली जो कोज करता है वो क्या है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो कि क्या करता है, विच स्टिमुलेट द प्रोस्टेट सेल्स टू ग्रो। आई समझ में यहाँ पे? देखो एक बार और करवा देती हूँ। अगर देखो क्या होगा, एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा तो उसके साथ में क्या है, एस्ट्रोजन का भी लेवल इंक्रीज होएगा। एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज हुआ तो एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हुआ, जिसके कारण क्या है, जो फ्री टेस्टोस्टेरोन थे वो क्या है, डिक्रीज हो गए। और उसी टाइम पे क्या हुआ, 5 अल्फा रिडक्टेज जो एंजाइम है उसकी एलिवेशन होगी। और 5 अल्फा रिडक्टेज जो एंजाइम होगा अगर उसकी एलिवेशन हो जाएगी, वहाँ पे वो इंक्रीज हो जाएगा, तो उसके कारण क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन में चेंज हो जाता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन में चेंज हो जाता है, जिसके कारण जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसकी सेल्स ग्रो होती हैं। देयर इज ए ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इन मेल विद बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, यानी कि जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया होता है उन पेशेंट्स में मेनली क्या देखने को मिलता है कि उनके अंदर डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा पाई जाती है। किस हार्मोन की, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा पाई जाती है। मेल्स विदाउट द एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज कैन नॉट कन्वर्ट टेस्टोस्टेरोन टू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। देखो क्या हुआ था, एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज हुआ, उसके साथ में एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हुआ, लेकिन क्या है, टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल वो डिक्रीज हो गया। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो 5 अल्फा रिडक्टेज है उसकी एलिवेशन हुई। 5 अल्फा रिडक्टेज जो एंजाइम है उसका काम क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं यानी कि कौन से, जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो किसको, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं उनको वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में चेंज कर देता है। ये क्या है, मुख्य कारण है, इसका मेन कारण है क्या, 5 अल्फा रिडक्टेज, जो कि क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो जाती है। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट होती है उन पेशेंट्स में ये हार्मोन देखने को मिलता है। और क्या उसके बाद, मेल विदाउट द एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज कैन नॉट कन्वर्ट टेस्टोस्टेरोन टू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एंड आल्सो डू नॉट डेवलप बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। इसमें वही बात बता रखी है, अगर 5 अल्फा रिडक्टेज जो एंजाइम है वो इंक्रीज नहीं होगा तो उसके साथ क्या होगा, जो टेस्टोस्टेरोन है वो टेस्टोस्टेरोन में नहीं चेंज होगा। तो इस वजह से क्या है, उनके अंदर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद है इटियोलॉजी, यानी कि कुछ कारण। इटियोलॉजी में क्या है, सबसे पहले तो एज, यानी कि जब उनकी एज मोर देन 50 ईयर्स हो जाती है तो क्या उनमें मेन कारण होता है एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ प्रोस्टेटिक एंड्रोजन। वही एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा तो वहाँ पे 5 अल्फा जो था वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके साथ में क्या होगा, डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की भी इंक्रीजमेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सेल्स हैं उनमें इंक्रीजमेंट होगी। और क्या है, एस्ट्रोजन की भी स्टिमुलेशन होगी, वहाँ पे एस्ट्रोजन की स्टिमुलेशन होगी तभी तो क्या है, जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या है, कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से वो क्या है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में चेंज हो जाएगा। और कुछ लोकल ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जब ग्रोथ हार्मोन्स की इंक्रीजमेंट ज़्यादा होगी यानी कि वो ज़्यादा होंगे तो क्या नॉर्मल सी बात है कि वो हर एक ऑर्गन के ऊपर अफेक्ट डालते, तो हो सकता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर भी अफेक्ट डाल दे। उसके बाद कुछ और रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में अगर किसी को पहले से ही है तो
दूसरे को भी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे जेनेटिकली होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं कुछ, या फिर कुछ डाइट है, डाइट में क्या है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जैसे वो क्या है ज़्यादा फैटी डाइट लेता है, और जो एक्सरसाइज नहीं करते या फिर कोई अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं तो उनको भी क्या है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद है कुछ साइन सिम्टम्स, ये हमारी दो टाइप की है, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड इरिटेटिव। ऑब्स्ट्रक्टिव क्या देखते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव को मिलता है रिड्यूस फोर्स ऑफ यूरिन स्ट्रीम, यानी कि जो उसका यूरिन की स्ट्रीम है, यूरिन का रास्ता है, वहाँ पे जो फोर्स है वो उसका रिडक्शन हो जाएगा, जो वे है वो क्या है ब्लॉक, यहाँ से क्या है ब्लॉक हो जाएगा, और वहाँ से रास्ता जो वो कम हो जाएगा, यहाँ से अच्छे से नहीं जा पाएगा। डिफ़िकल्ट इन इरिटेटिंग वॉइडिंग, जो उसकी वॉइडिंग है यानी कि वो यूरिन को पास आउट कर रहा है तो उसमें क्या है डिफ़िकल्टी आएगी। अब रास्ता कम हो गया है जिसकी वजह से क्या यूरिन अच्छे से पास आउट नहीं होगा, तो उस टाइम पे उसको डिफ़िकल्टी होएगी। उसके बाद है इंटरमिटेंसी। इंटरमिटेंसी में क्या होता है इरेगुलर अल्ट्रेशन ऑफ फेज ऑफ यूरिन, यानी कि जब उसका रास्ता पहले से ही ब्लॉक हो रखा है तो वहाँ पे क्या है इरेगुलर अल्ट्रेशंस आएंगे, यानी कि क्या उसका अच्छे से यूरिन पास आउट नहीं हो पाएगा। वही बात है हर जगह पे। ड्रिबलिंग एट द एंड ऑफ यूरिनेशन, यानी कि जब वो यूरिन पास आउट कर लेता है तो आपने सुना भी होगा क्या उसके क्या है उसके सिप्स में आता है, यानी कि बूंद बूंद टपक कर आना यूरिन का। जब क्या यूरिन पास आउट कर लेते हैं तो बूंद बूंद टपक कर यूरिन का आना वहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद है इरिटेटिव, ये था ऑब्स्ट्रक्टिव, यानी कि उसमें अगर यूरिन जो क्या है रास्ता है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो उसके बाद क्या है इरिटेटिव, यानी कि इरिटेशन की वजह से फ्रीक्वेंसी जो होगी उसमें चेंज आएगी, यानी कि वो बार बार यूरिन पास आउट करने को के लिए जाएगा। अर्जेंसी ज़्यादा होगी, डिस्यूरिया, यानी कि इसमें क्या होगा उसको उस टाइम पे जलन होगी, पेन होगा जिस टाइम पे वो यूरिन पास आउट करेगा। ब्लैडर भी पेन होगा, यानी कि उसका जो यूरिन ब्लैडर वहाँ पे भी उसको पेन होता है। नोक्चूरिया, यानी कि मेनली वो क्या नाइट में ज़्यादा बार वो यूरिन पास आउट करता है। इनकॉन्टिनेंस, इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है उसका जो ब्लैडर का कंट्रोल है उसका उसमें लॉस हो जाएगा, यानी कि उसको ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रहेगा अच्छे से। उसके बाद क्या है इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन भी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया है तो। उसके बाद है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी वैसे तो मैंने आपको बता भी दी, मेनली तो वही था हार्मोन्स का एंड्रोजन, और एंड्रोजन की इंक्रीजमेंट होएगी तो क्या होएगा वहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और क्या उसके साथ में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो डिक्रीज हो जाएगा, वहाँ पे 5 अल्फा जो एंजाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो टेस्टोस्टेरोन है वो किस में चेंज हो जाएगा डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में, और उसके बाद क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड की इंक्रीजमेंट होने स्टार्ट हो जाती है। लेकिन दूसरी ओर है यहाँ पे वहाँ पे क्या सबसे पहले जो नॉन कैंसर सेल्स है उनकी इंक्रीजमेंट होएगी प्रोस्टेट ग्लैंड में। वो नॉन कैंसर सेल्स किस कारण से हुई है वो मैंने अब ये आपको बताया, कुछ हार्मोन्स के चेंजेस के कारण। उसके बाद क्या होएगा वहाँ पे हाइपरप्लेसिया होएगा, जो स्टोरमा और एपिथेलियल सेल्स है उनमें इंक्रीजमेंट आएगी। उसके बाद क्या है जो भी वहाँ पे रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज फेयरली डिसेक्रेट नोड्यूल्स इन ट्रांजिशनल जोन ऑफ प्रोस्टेट, यानी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वहाँ पे एनलार्जमेंट होने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जब सेल्स में इंक्रीजमेंट हुई तो वहाँ पे क्या प्रोस्टेट ग्लैंड में इंक्रीजमेंट होने स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पे इंक्रीज होने के बाद क्या होएगा पुश ऑन एंड नैरो द यूरेथ्रा, जो प्रोस्टेट ग्लैंड की इंक्रीजमेंट हुई है किस साइड में यूरेथ्रा के रास्ते में, तो वहाँ पे क्या वो उस साइड में उस रास्ते में चला गया, तो इससे क्या होगा जो यूरेथ्रा का रास्ता था वहाँ पे क्या नैरोविंग हो जाएगी और यूरिन अच्छे से पास आउट करने में उसको दिक्कत होगी। उसके बाद क्या होएगा रिजल्ट इन एन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर, यानी कि जो ब्लैडर है यहाँ पे ब्लैडर है और ब्लैडर से क्या यूरिन का पास आउट हो रहा है। अब क्या यहाँ पे हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड आ रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड की इंक्रीजमेंट होने से जो रास्ता वो ब्लॉक हो जाएगा और ब्लॉक होने की वजह से उसका यूरिन पास आउट करने में दिक्कत होगी। उसके बाद है कुछ कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया होने की वजह से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उसका क्या क्या हो सकता है एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, यानी कि उसका यूरिन पास आउट अच्छे से नहीं होगा। उसको क्या है यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सेप्सिस सेकेंडरी टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि वो ये उसका इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्पिटिंग, यानी कि क्या है जो उसका ब्लैडर है यूरिनरी ब्लैडर उसमें क्या है अच्छे से यूरिन पास आउट नहीं होगा, वो अच्छे से पास आउट नहीं हो पाएगा और यूरिन क्या उसके ब्लैडर में रहेगा। स्टोन फॉर्मेशन, अब क्या है उसके जो ब्लैडर है वहाँ पे क्या स्टोन की फॉर्मेशन भी हो सकती है, यानी कि वहाँ पे
स्टोन बन सकती है, कैलकुलस की फॉर्मेशन वहाँ पे हो सकती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस, नेफ्रोसिस यानी कि किडनी, हाइड्रो मीन्स वाटर, किडनी में क्या है, वाटर की रिटेंशन रहेगी। अब क्या, ब्लैडर फुल, ब्लैडर फुल उसकी वजह से जो उसके यूरेटर्स थे वहाँ पे से क्या बैकफ्लो हो जाएगा और जिसकी वजह से किडनी में वो वापसी चला जाएगा। वाटर और वाटर की टेंशन उसकी किडनी में रहेगी जिसकी वजह से किडनी की डिजीज होने के भी ज़्यादा चांसेज होते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस यानी कि किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है और क्या ब्लैडर डैमेज भी हो सकता है। देखो अब क्या उसका ब्लैडर है वो क्या है, वहाँ से यूरिन पास आउट ही नहीं हो रहा था, वहाँ पे क्या वो डैमेज हो सकता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फट भी सकता है वहाँ से और उसकी वजह से क्या है ब्लैडर डैमेज हो सकता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी होता है।